तो यार अब जो मैं आज आप सभी के लिए मनहवा लाया हूँ वो पूरे तरीके से फ्रेश होने के साथ ही साथ 2025 की लेटेस्ट मनहवा में से एक है। अगर आप खतरनाक किस्म के एक्शन के दीवाने हैं और साथ ही साथ आप फैन सर्विसेज और संतरे देखने का शौक रखते हैं तो वैसे तो ये शौक आपका काफी ज्यादा महंगा है, लेकिन मेरे होते हुए इस शौक को पूरा करना नामुमकिन नहीं है। तो अब मैंने आपकी इंटेंशंस को अपनी तरफ खींच लिया है, तो मैं इस बात की भी गारंटी देता फिरूं अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आप इस सीरीज के दीवाने हो जाएंगे और इससे अपना दिल दे बैठेंगे। तो चलो इंतजार किस बात का है, शुरू करते हैं। तो यार हमारी कहानी की शुरुआत उस इतिहास से होती है जिसने इंसानी फितरत को पूरे तरीके से बदल डाला। ये वाकया है आज से ठीक 200 साल पहले का, जब एक अनजान स्पेस एनर्जी ब्लू स्टार से टकराती है और इसके साथ रिएक्ट करती है तो उससे फॉर्म होती है एक अजीबोगरीब किस्म की स्पिरिचुअल माया जो कि इंसानी धरती पे हर एक कोने कोने में फैल जाती है, जो कि धीरे धीरे करके पेड़ पौधों में और जानवरों के जिस्म में धस जाती है और यहीं से जन्म लेती है इंसानी इतिहास की सबसे बुरी दुर्घटना। वो पेड़ पौधे और वो जानवर जिसका एक वक्त में इंसान शिकार करते थे तो उल्टा इंसान ही शिकारी से शिकार बन गए। मगर यहाँ पे भी पहुंचकर इंसानियत की बदकिस्मती नहीं रुकती। इस अजीबोगरीब प्लाज्मा एनर्जी ने इंसानों को तरह तरह के डिजीज भी दिए थे, जिसे देख के ये तय हो गया था और ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि इंसानियत पूरे तरीके से इस धरती से खत्म हो जाएगी। और बस इन्हीं 200 सालों में इंसानियत जब अपने आखिरत को गले लगाने को ही जा रही थी कि तभी एक डॉक्टर ने अपने दिमाग को लड़ाते हुए एक ऐसे इंजेक्शन को क्रिएट किया जो कि इंसानी जिस्म की जीन में वो बदलाव लाती थी जिससे इंसान भी उस माया और अजीबोगरीब स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाते थे। ये इंसानियत का आखिरी मौका था कि वो अपनी इंसानियत के लिए लड़ते और अपनी जिंदगी के लिए अपने मजबूती से कदम को जमा के सामना करे। चूंकि मैंने अच्छे से आप सभी को इस सीरीज का बेसिक नॉलेज दे दिया, अब वक्त आ गया कि मैं आप सभी को अपने हीरो से मिलवाऊं। मेरा नाम है रंजी और मैं इस सीरीज का मेन कैरेक्टर हूँ। मैं यहाँ पे मारा तो जाता हूँ, लेकिन मौत को इतनी करीबी से गले लगाने के बावजूद भी मैं मौत को चकमा देख के वापस जिंदगी में आया, फिर खुद को एक साइबोर्ग डीमन की फॉर्म में पाया। काफी इंटरेस्टिंग है। तो आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, इसके लिए कहानी को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जहाँ पे हम देख पाते अचानक से दोबारा से इन्हीं कुछ डीमन और बीस्ट का हमला हो जाता है इंसानों पर। इस दौरान इंसान की लाशें ऐसी गिर रही होती है जैसे एक बीमार दरख्त से पत्तियां जड़ती हो। इस जानलेवा मॉन्स्टर की लहर ने इंसानियत को एक बार फिर से अपने अंत का वो चेहरा दिखा देता जिसे वो फेस नहीं करना चाहते थे। सभी इंसानों को हम अफरा तफरी में देखते हैं और सारे लोग अपनी जान का नारा लगाते हुए अपनी जानों जाके वहां से भाग रहे होते हैं, मगर भागते हुए भी उनके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि हम भाग के जाएंगे भी कहाँ, क्योंकि इंसान कभी भी इन दरिंदों से ज्यादा तेज नहीं भाग सकते। वो आग जो कि धीरे धीरे करके अब पूरी की पूरी सिटी में फैलने लगती है कि थोड़ी देर में यहाँ पे रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है। रेस्क्यू टीम फौरन से अपनी ऑपरेटिंग गाड़ी में से बाहर निकलते हुए अपनी अपनी पोजीशंस को संभालने लगते हैं। इनके ऑर्डर्स काफी ज्यादा क्लियर होते हैं। तुम्हारा काम है सिटी में फैलने वाली आग पर काबू पाना और जितने ज्यादा सिविलियंस को बचा सकते हो बचा लो, लेकिन कभी भी गलती से भी डीमंस का सामना मत करना, क्योंकि डीमंस का सामना करना ये जिम्मेदारी डीमन डिफेंस फोर्स की है, ना कि इन रेस्क्यू टीम की। रेस्क्यू टीम में मौजूद सारे के सारे लोग अपनी अपनी पोजीशंस को संभाल लेते हैं, सिवाय हमारे मेन कैरेक्टर रेंजी को छोड़ के, जो कि काफी ज्यादा आलसी दिख रहा होता है। तो उसका अंकल उस पे चिल्लाते हुए कहता है कि रेंजी, हम यहाँ पे लोगों की जान बचाने आए हैं, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। यहाँ पे हम बात लाखों की तादाद में जिंदगियों की कर रहे हैं। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर भी अपनी व्हीकल में से नीचे उतरता है और यहाँ पे हम उसकी क्लियर कट हाइट को देख पाते हैं। वो ऊंचे कद का मालिक, सीने चौड़ा और खूबसूरत चेहरे के साथ होता है। यहाँ पे हमें हमारे मेन कैरेक्टर को थोड़ा और भी करीबी से जानने का मौका मिलता है कि वो कल रात गेमिंग कैफेटेरिया में पूरी रात गेम खेल रहा था और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा जॉब्स वगैरह भी करता है, जिस वजह से उसे काफी सख्त नींद आई हुई है। इस वक्त हमारा मेन कैरेक्टर इस रेस्क्यू टीम में अपने स्कूल के द्वारा इंटर्नशिप पे भेजा गया है। अगर वो यहाँ पे मिलके अपनी टीम के साथ जिम्मेदारी से काम करता है तो उसे फुल टाइम के लिए रख लिया जाएगा और फिर जिसके कारण वो अपनी सारी पार्ट टाइम जॉब्स को क्विट कर सकता है। इस पूरी की पूरी टीम का इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि हमारे रेंजी का अंकल वी होता है, जो कि काफी सालों से सिविलियंस को सर्व कर रहा है और इन्होंने अब तक काफी ज्यादा जानें भी बचाई हुई है। अंकल वी यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का ध्यान को अपनी तरफ करवाते हुए कहता है कि तुम सारे के सारे लोग इंटर्नशिप्स के द्वारा यहाँ पे भेजे गए हो, तो अगर तुम लोगों ने सीरियसपन और जिम्मेदारी को जिम्मेदारी के साथ लगाया तो तुम लोगों को फुल टाइम के लिए भी लिया जा सकता है और तुम लोग जैसी भी परफॉर्मेंस दोगे
वो तुम लोगों की एवोल्यूशन शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कि बताएगा तुम लोगों की कारकिर्दगी। रेंजी आगे से कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ फुल टाइम के लिए कर रहा हूँ? तो ऐसी बात नहीं है। तो उसका अंकल भी इसके रिप्लाई में बोलता है, मैं जानता हूँ तुम इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम्हें पैसा मिल रहा हो, पर मैं इतना तो जानता हूँ कि तुम लोगों की जान तो बचाना ही चाहते हो। क्या तुम एक हीरो की तरह नहीं बनना चाहते? रेंजी आगे से कहता है, जाहिर सी बात है मैं लोगों की जान बचाना चाहता हूँ, ये एक अच्छा काम है। जहाँ तक रूल्स और रेगुलेशन की बात है तो उसके अकॉर्डिंग तो मुझे एक नहीं बल्कि दो फायदे हैं, क्योंकि हर एक जान बचाने पे मुझे 200 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। पर यह सुन के उसका अंकल उसके सर पे थप्पड़ मारते हुए कहता है, अबे बेवकूफ, लोगों की जान चाहे भले ही तुम्हें बचानी पड़े तो बचाओ, लेकिन कभी भी डीमंस के खिलाफ मत जाना, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है बल्कि डिफेंस फोर्स का काम है। हमारी जिंदगी ऑलरेडी काफी ज्यादा मुश्किल है, इसे और मुश्किल मत बनाओ। हम कभी भी डीमंस को नहीं हरा सकते बिना अवेकनिंग के। अगर तुम वाकई में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो और अवेकनिंग इंजेक्शन को पाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हारा फुल टाइम बनना जरूरी है। और फुल टाइम बनना मुफ्त में नहीं आता, इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ती है अपनी जिम्मेदारी को पेश करके। ये जैसे तैसे करके अब अपना काम को निपटा रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे एक मदर मदद की पुकार लगाते हुए आती है। वो उनके सामने आते सारे जोर जोर से रोने और पिटने लगती है। वो बताती है कि मैं मर गई और लुट गई। साथ में वो दोबारा से मदद की पुकार लगाती है। वो एक बार नहीं बल्कि कई बार रेस्क्यू टीम को रिक्वेस्ट करती है कि मेरा 5 साल बच्चा इस सामने वाली बिल्डिंग की 5th फ्लोर पे फंसा हुआ है, प्लीज जाके उसकी मदद कीजिएगा। मगर रेस्क्यू टीम इस पर कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये इनका काम नहीं बल्कि डिफेंस फोर्स का काम है। और वो उस मदर को तसल्ली देते हैं कि डिफेंस फोर्स बस आती ही होगी। उस मदर की हालत देख के रंजीत गुस्से से अपने अंकल वी से कहता है कि आखिर डिफेंस फोर्स को यहाँ पे पहुंचने में इतनी देर क्यों लग रही है? ऊपर से उस बिल्डिंग में घुसना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आसपास एक लावा डीमन भटक रहा है। बद से बदतर आग लगने की वजह से वो बिल्डिंग के फ्लोर काफी ज्यादा वीक पड़ चुके हैं। वो बिल्डिंग किसी भी वक्त कोलैप्स कर सकती है। तो आगे से अंकल वी के द्वारा हमें मालूम पड़ता है कि मेन डिफेंस फोर्स इस वक्त सिटी से बाहर किसी मिशन पे भेजी गई है। इस वक्त हमारे पास डिफेंस फोर्स के सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स ही मौजूद है, जो कि इस सिचुएशन पे काबू पाने के लिए अपनी पूरी से पूरी कोशिशों में जारी है। यहाँ पे वो ये सब कुछ एक लड़की से सहमत होकर बोले होते हैं, जो कि जूनियर होती है व्हाइट डीमन एकेडमी से, जिसे सिखाया गया होता है कि डीमंस के साथ कैसे डील करते हैं। मगर बदकिस्मती से वो पूरे तरीके से प्रोफेशनल नहीं है, इसी वजह से तो उसे लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। अंकल वी जब अपनी पोजीशन को संभाल रही होता है कि तभी उससे हमारे मेन कैरेक्टर रेंजी की चिल्लाने की आवाज आती है कि अगर उस बिल्डिंग में उस बच्चे की जान बचाने कोई नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगा। ये सुनते सारे अंकल वी फौरन से रेंजी की ओर मुड़ते हैं और उस वक्त तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि रेंजी भागते हुए फौरन से उस आग से बड़ी हुई बिल्डिंग में एंटर करने लगता है। उसका अंकल उसे वार्न करते हुए कहता है कि बिना अवेकनिंग के तुम डीमंस के हाथों मारे जाओगे और वो तुम्हें कच्चा चबा लेंगे। और जैसे कि तुम्हें मालूम है कि इस बिल्डिंग ने काफी ज्यादा आग पकड़ लिया है, ये बिल्डिंग किसी भी वक्त कोलैप्स कर सकती है। रेंजी उसकी एक भी ना सुनता और वो अपने मुंह पे मास्क पहनते हुए कहता है कि माफ कीजिएगा अंकल, मुझे 200 रुपए चाहिए और साथ ही साथ जान बचाना एक अच्छा काम है। अंकल वी के हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि वो अपनी पोजीशन छोड़ के हमारे रेंजी के पीछे नहीं जा सकते थे, जिस वजह से वो सभी को ऑर्डर देता है कि जिस बिल्डिंग में रेंजी जा रहा है कुछ भी करके सारी की सारी आग को बुझाओ, ताकि ये बिल्डिंग कोलैप्स ना करे। अगर रेंजी वो अंदर उसकी जान बचाने गया तो हम रेंजी को बाहर से सपोर्ट करेंगे। अब हम देख पाते हैं रेंजी काफी बहादुरी से बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है और सामने वाले दरवाजे को एक लात मार के वहीं पर गिरा देता है। इसके बाद वो कहता है इस 200 रुपए को कमाने में शायद से मुझे काफी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ जाए, और इसे कमाना मेरे लिए इतना आसान भी नहीं होने को जाएगा। दरवाजे को गिराने के बाद इसने लगभग 1-2 कदम ही शायद से आगे लिया हो कि इन्हीं समय वो नोटिस करता है कि इस बिल्डिंग के अंदर एक अजीबोगरीब किस्म का सोनिक अटैक एंटर करता है, जो कि बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से छेद करते करते ग्राउंड फ्लोर तक जा पहुंचता है। और हमारा रेंजी तो बस इसे काफी करीबी से डॉज कर लेता है। रेंजी खुद को संभालते हुए कहता है कि मरते मरते बचा, लेकिन आखिर ये सोनिक अटैक आया कहां से? इससे पहले वो इस सेंटेंस को कंप्लीट कर भी पाता कि उसकी निगाह उसी डीमन और साथ ही साथ उस डिफेंस फोर्स की स्टूडेंट पे पड़ती है। वो डिफेंस फोर्स की स्टूडेंट जो कि अपने आप में ही खास मानी जाती थी, वो काफी खूबसूरती से उस डीमन के ब्रेथ अटैक को डॉज कर रही होती है, जैसे कि मानो वह हवा में एक तितली की तरह नाच रही हो। ना दोस्तों, अगर मैंने कहा कि वह हवा में एक तितली की तरह तैर रही थी
तो मान लो वो एक तितली ही थी। उसके वो घने बाल, उसकी वो पतली कमर, उसकी वो अदाएं और वो उसके तंग और छोटे कपड़े जो कि उसके जिस्म के साथ चिपक के उसके जिस्म की ही शक्ल ले रहे होते हैं। ऊपर से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से उसका जिस्म मजीद ग्लो कर रहा होता है। ये सारी की सारी चीजें रेंजी का ध्यान उसी की तरफ करवा रही होती है और इस तरीके की स्पिरिचुअल पावर के मालिकों को जीन वॉरियर के नाम पे भी जाना जाता है। रेंजी उसमें खोया ही होता है कि उससे एक बच्चे की खांसने की आवाज आती है। इसके बाद वो अपनी मदर की पुकार लगाने लगता है। रेंजी उसे नोटिस करके फौरन से उसे दिलासा देता है कि संभल के, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बचाने आ रहा है। पर तब तक थोड़ी सी देर हो चुकी होती है। हम देख पाते हैं कैसे छत दोबारा से टूट के उसी बच्चे के ऊपर आ टूटने वाली होती है, मगर रेंजी एक बार फिर से अपनी फुर्तीली दिखाते हुए उस बच्चे को कैसे न कैसे करके बचा ही लेता है। अब आग के धुएं से और सारी की सारी धूल मिट्टी की वजह से इस बच्चे के लिए सांस लेना काफी ज्यादा मुश्किल पड़ रहा होता है। तो रेंजी अपना मास्क उतार के उस बच्चे को पहनाता है और उसे एक बार फिर से वो तसल्ली देता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मदर के पास ले जाऊंगा। रेंजी उस बच्चे को खुद को कस के पकड़ने के लिए बोलता है। कहानी पलट के रेस्क्यू टीम पे जाती है जो कि अभी भी प्रेशर से पानी फेंक रहे होते हैं, लेकिन आग बुझने का नाम तक नहीं ले रही होती। अंकल भी जोरदार तरीके से चिल्ला के कहते हैं कि रेंजी को बाहर निकलना ही होगा क्योंकि अब ये बिल्डिंग किसी भी वक्त कोलैप्स कर जाएगी। वो लोग अब रेंजी का जिक्र कर रही होते हैं कि इसी बीच में उड़ती हुई धूल में अब उन्हें रेंजी का शैडो दिखता है। उसी में से बाहर निकल के आता है एक गजब तरीके से हमारा इस सीरीज का हीरो, साथ में अपनी बाहों में उस बच्चे को भी पकड़ रखा होता है। उसको बिल्डिंग से ठीक सलामत बाहर निकलता देख के पूरी की पूरी रेस्क्यू टीम की जान में जान आती है। सारे के सारे रेस्क्यू टीम के मेंबर्स हमारे रेंजी की बहादुरी की दाद देने लगते हैं। पर अचानक से ये सारे के सारे लोग एक खतरनाक किस्म के भूकंप को महसूस कर पाते हैं। तो अगर अब आप लोग सोच रहे हैं कि इस भूकंप की क्या वजह हो सकती है, तो इस भूकंप की वजह इस बिल्डिंग में अंदर होने वाली फाइट होती है, जहाँ पे हम देख पाते हैं वो दरिंदा कैसे लगातार इस बिल्डिंग के हर एक कोने कोने में अटैक कर रहा होता है। इवन के लड़ते लड़ते ये लोग इस बिल्डिंग के ऊपर जा खड़े होते हैं। पर उसके इसी बेतुकी अटैक की वजह से उस फीमेल स्टूडेंट को अपना जवाबी कार्रवाई करने का मौका मिलता है और जब वो जैसे तैसे करके उस पे आसमान की गहराइयों से उस पे टूटने को ही बरस उठती है कि वो बदबख्त डीमन इससे भी कैसे ना कैसे करके बच बचा निकलता है। इसी अफरा तफरी की वजह से तो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग कांप उठती है और उतने में रेंजी भी उस बच्चे को बचा के बस बाहर ही निकल आता। ये बिल्डिंग थर थर कांपने की वजह से वहीं पर कोलैप्स कर जाती है। इस बार रेंजी यहाँ पे इतना लकी नहीं होता कि वो हर बारी पे इन आते हुए पत्थरों को डॉज कर पाए। ये जानते हुए आखिर में रेंजी यहाँ पे उस बच्चे को टॉस करता है अपने अंकल वी की तरफ और बस इसी में वो पूरी की पूरी बिल्डिंग हमारे रेंजी पे समा जाती है और बस यहाँ पे पूरी की पूरी रेस्क्यू टीम रेंजी का नाम ही पुकारती चली जाती है। मेरे भाई लोगों, हम देख पाते हैं उनके चेहरे को जहाँ पे मायूसी ने उन्हें पूरे तरीके से अपनी लपेट में लिया होता है। डर, खौफ, परेशानी साफ साफ मायनों में उनकी शक्लों से टपक रही होती है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देखा होता है जो कि शायद से आप व्यूअर्स के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। हाँ दोस्तों, ये लोग यहाँ पे रेंजी को उसकी आखिरी सांसें लेता हुआ देख रहे होते हैं। कहानी हमारे रेंजी की ओर जाती है जहाँ पे कैसे पत्थरों के बीच में से बस बाहर उसका मुंह निकला होता है और कैसे एक आयरन रोड उसके जिस्म में से आर पार होते हुए बाहर की ओर निकली होती है। रेंजी तरस से तड़पते हुए कहता है कि चाहे भले ही मैंने 200 रुपए तो कमा लिए, लेकिन अब जिंदगी नहीं बची उसे खर्च करने के लिए। वाकई में मुझसे बदकिस्मत आदमी कोई भी नहीं हो सकता। तो हाँ यार, तभी हम यहाँ पे एक अनजान आवाज को सुनते हैं जो कि कहती है कि मुझे काफी दुख हुआ कि तुम यहाँ पे मरने वाले हो। ये आवाज उसी स्टूडेंट की होती है जो कि एक तितली की तरह अभी भी हवा में तैर रही होती है। उसे देख के हमारा रेंजी कहता है, ये क्या एक तितली? नहीं, ये तो एक एंजल है। नहीं, ये तो एक हूर है। वो स्टूडेंट यहाँ पे रेंजी से दोबारा से माफी मांगती है कि ये मेरी गलती थी, मुझे वक्त पे ही उस डीमन को रोक लेना चाहिए था। ये बोलते हुए वो लड़की उससे अपना नाम लिली बताती है, मगर आखिरी लम्हों में भी हमारा मेन कैरेक्टर रेंजी इस कदर थड़की होता है कि उसका ध्यान उस लड़की की टांगों के बीच में होता है, जो देख के वो कहता है, अरे वाह, आए दिन ऐसे नजारे देखने को नहीं मिलते। वो अपने आखिरी शब्दों में कुछ सैड बातें नहीं करता, बल्कि वो अपने शब्दों का चुनाव कुछ इस तरह से करता है, वाह क्या खूब नजारा है। वो इस लड़की को अपनी आखिरी ख्वाहिश बताता है कि तुम इसी तरह खड़ी रहो ताकि मैं तुम्हें देखता रहूं। हाँ, तब तक देखता रहूं जब तक मैं अपने दम को तोड़ नहीं देता।
उसकी ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद उस लड़की को ईवन के इतना ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि उसका मन करे कि वो हमारे रेंजी की गर्दन को अपने हाथों से ही काट डाले। और इससे पहले उसकी बेहुदा बातों का वो जवाब दे भी पाती कि वो नोटिस करती है कि रेंजी अपने दम को तोड़ चुका है। वो लड़की उसे अपने हाथों से टच करते हुए उसे कहती है कि 1 मिनट, इतनी जल्दी दम मत तोड़ो, डॉक्टर को हम बुलाते हैं। पर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। अब हम देख पाते हैं रेंजी यहाँ पे अपने आप को एक डूबते हुए समंदर में पाता है। वो समंदर जो कि कुछ ज्यादा ही शांत होता है, शांत होने के भी नाते। और रेंजी इसी की गहराइयों में खोता जा रहा होता है। उसे दिल ही दिल में कुछ थोड़ा सा दर्द सा होता है, मगर रेंजी उसे नजरअंदाज कर देता है क्योंकि बहुत जल्द वो मरने वाला है। वो कहता भी है कि शांति, मुझे बस शांति ही चाहिए। पर तभी उसकी कुछ आखिरी ख्वाहिशें उसका दम तोड़ने लगती है। वो बताती है कि तुम्हारी बहन का क्या, जो कि इस वक्त काफी बुरी डिजीज से सफर कर रही है। वैसे दोस्तों, मैं इसकी बहन से खुद पर्सनली रिलेट कर पाऊंगा क्योंकि डिजीज वाकई में काफी कमीनी चीज होती है। एक बार बंदे को लग जाए वो उससे बेड पे ले जाती है। और मेरे अपनी डिजीज की वजह से मैंने अपने चैनल में लगभग कोई 5-6 महीनों से कोई कंटेंट भी अपलोड नहीं किया था। खैर यार, इस बार मैं गारंटी देता हूँ अगर मुझे इससे भी कोई बड़ा डिजीज लग गया तो इस सब के बावजूद भी मैं वीडियोस को डालना नहीं छोड़ूंगा। जब तक आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे मैं बार बार वापस आऊंगा और आता चला जाऊंगा मेरे भाई लोगों। खैर, अपनी बहन के ख्याल से वो काफी ज्यादा बेचैन हो जाता है। उसकी आंखें उस गहरे समंदर में खुल जाती है और वो कहता है कि मैं अपनी बहन को यूं अकेला नहीं छोड़ सकता, साथ में मुझे काफी लेट नाइट गेम्स भी खेलनी है। यही सब अपने दिली दिल में कहते हुए, यही सब अपने दिली दिल में सोचते हुए रेंजी मजीद समंदर की गहराइयों में समाने से इनकार करता है और वो अपनी जिंदगी के लिए, अपनी जिंदगी में वापस लौट के जाने के लिए अपने हाथ पैरों को हिलाने लगता है। अब कहानी कुछ पलों के बाद हॉस्पिटल पे जाती है जहाँ पे सारे के सारे डॉक्टर्स हमारे लैली की जान बचाने में लगे होते हैं। कि आखिर में सारे के सारे डॉक्टर्स हार मान लेते हैं क्योंकि अब हमारा रैली पूरे तरीके से इस दुनिया को छोड़ के चला गया होता है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 11:44 में उसका दिल पूरे तरीके से बंद पड़ गया था। उसके पूरे के पूरे जिस्म में जिंदगी के असरात का कोई भी सिग्नल तक नहीं मिल रहा था और उसका एक हाथ पूरे तरीके से क्रश हो चुका है। और इसी सब में डॉक्टर्स यहाँ पे कहते हैं कि इसे मुर्दा खाने में जलाने के लिए बेच दिया जाए। जो सब देख के अंकल वी की आंखों में और साथ ही साथ रेस्क्यू टीम में मौजूद हमारे मेन कैरेक्टर के दोस्त के आंखों में आंसू बढ़ाते हैं। यहीं पर अंकल वी खुद को दोष देते हुए कहते हैं कि काश कि मैं तुम्हें उस बिल्डिंग के अंदर जाने से रोक पाता। और वहीं पे काफी अजीब सी चीज को हम नोटिस करते हैं। इवन के रैली वहाँ पे पूरे तरीके से मर चुका होता है, उसकी हार्ट बीट रुक चुकी होती है, लेकिन किसी वजह से यहाँ पे रैली उनकी बातों को सुन पा रहा होता है और वो कहता भी है ये तुम सब क्या बकवास कर रहे हो। आखिर डॉक्टर की हिम्मत भी कैसे हुई कि उसने मुझे कहा कि मुझे मुर्दा खाने में जलाने के लिए बेच दिया जाए, जबकि मैं पूरे तरीके से जिंदा हूँ और तुम लोगों की बातों को सुन भी पा रहा हूँ। यहाँ पे रैली अंकल वी के नाम को पुकारता रह जाता, लेकिन चाहे वो जितना भी दम लगा देता वो किसी वजह से अपने होंठों को ना हिला पाता। उधर ही उसे मुर्दा खाने में लिटा के उसकी बॉडी को क्रीमेट किया जा रहा होता है, मतलब कि जला के राख किया जा रहा होता है, जबकि हमारा मेन कैरेक्टर आग में जाने से इनकार कर रहा होता है। वो यही कहता है कि मैं जिंदा हूँ, तुम लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा। और बस वो एक बार अपनी पलके ही चपकाता है। इसी में रैली अपने आप को एक अजीबोगरीब किस्म के रैम में पाता है। वो इधर उधर देखता और वो रैम काफी ज्यादा वसी लेवल पे होता है। वो जितनी भी दूर तक अपनी निगाहें फिरा सकता था और दोहरा सकता था वो दोहराता है और फिराता है, मगर दूर दूर तक उसे इस रैम का कोई अंत तक नहीं दिखता। उसकी पैरों तले काफी गहरा सा समंदर होता है और काफी ज्यादा ठंडा भी, पर इसके बावजूद भी हमारा रैली उसके ऊपर नंगी पैरी खड़ा होता है और डूबने का नाम तक नहीं ले रहा होता। उधर ही अब उसकी निगाहें एक क्रिस्टल पे आ टिकती है जो कि पूरे तरीके से चमक रहा होता है। ये वही क्रिस्टल है जो कि हमारे रैली ने अपनी गर्दन में पहन रखा था। इस क्रिस्टल को हवा में तैरता देख के रैली बोलता है ये तो मेरा पेंडेंट है जो कि मुझे 10 साल पहले मिला था, जिसको मैंने रून्स ऑफ जेशन डीमन डिजास्टर के बीच में ढूंढा था। ये क्रिस्टल में मुझे उसी वक्त कुछ अजीबोगरीब किस्म की चीजें महसूस हुई थी तो मैंने उसे उठा लिया। मत बताओ क्या ये किसी किस्म का खास ट्रेजर है। रैली इसे जैसे ही अपनी मुट्ठी में दबाने लगता है कि इससे पहले पहले वो दोबारा से तेजी से चमकता है तो रैली फौरन से अपने हाथ को पीछे हटा लेता है, जिस वजह से वो क्रिस्टल अब समंदर के अंदर डूबने लगता है। पर दोस्तों जो चीज बगोई जाती है वो जरूर उगती भी है। हम देख पाते हैं इस क्रिस्टल के पानी में डल जाते ही एक बहुत बड़ा पेड़ प्रकट हो जाता है। वो पेड़ इस समंदर की गहराइयों से निकल के आसमान की ऊंचाइयों
को छू रहा होता है, जिसे देख के रेंजी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। बाय द वे मैं ये क्लियर करता फिरूं, हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ उसके दोस्त रेली भी बुलाते हैं और कुछ रेंजी बुलाते हैं, तो इट्स फाइन। खैर यार, अपने सामने अचानक से इस डिमोनिक ट्री को प्रकट होता देख के यहाँ पे हमारे रेंजी के मुंह में कोई शब्दों का चुनाव तक नहीं होता। वो तो बेचारा इस बात को लेके कंफ्यूज होता है कि बैठे बैठे मैं आखिर कहाँ पे अपने आप को पा लिया। ऊपर से एक अलग जगह पे पाया तो पाया ही सही, अब अचानक से यहाँ पे जादुई पैर मेरे सामने क्यों प्रकट हो रहे हैं और आखिर इन सब चीजों का मुझसे क्या लेन देन है। थोड़ी देर में यहाँ पे रेंजी नोटिस करता है कि ये पूरा का पूरा ट्री अजीबोगरीब किस्म की डिमोनिक एनर्जी से भरपूर है। बस इस डिमोनिक ट्री को टच करते सारे उस डिमोनिक ट्री को रेंजी के जीन्स मिल जाते हैं। रिएक्ट करते सारे उस पेड़ के अंदर से एक अजीबोगरीब किस्म का डिमोनिक ओरा का फल निकलता है। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि अब हम यहाँ पे एक अजीबोगरीब किस्म की बाड़ी आवाज में सुनते हैं कि डीमन पैक्ट फॉर्म। वो पेयर बताता है हमारे मेन कैरेक्टर को कि अब तुम रिइंकार्नेट होने जा रहे हो एक फ्लेम डीमन में, और तुम लोगों को जितना दर्द, दुख और उन्हें रुलाओगे तुम उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। ये फ्लेम तुम्हारी इंसानियत को धीरे धीरे करके तुमसे छीन लेगी और तुम्हें एक ऐसे हैवान में बदल डालेगी कि तुम खुद को भी नहीं पहचान पाओगे, और इसी चीज से तुम इसकी कीमत को झुकाओगे, क्योंकि हम तुम्हें बदले में तुम्हारी जिंदगी को वापस लौटाने को जा रहे हैं। और ये सारी की सारी बातें रेंजी के सर के ऊपर से गुजर रही होती है और वो बताता है कि मैं क्या पगला गया हूँ, क्या मुझे चीजें दिखने लगी है, क्या मैं हेल में हूँ, क्या मैं हेवन में हूँ, या फिर मैं हेल और हेवन के बीच में हूँ। वो इन सारी की सारी सोचों में खुद को डूबता हुआ पाता है कि इसी बीच में अब हम देख पाते हैं वो फ्लेम ड्रैगन हमारे मेन कैरेक्टर के साथ बॉन्ड बनाने लगता है। दोस्तों, इसी बीच में सीन यहाँ पे कट होके मुर्दा खाना में अंकल वी पे जाता है। यहाँ पे जैसे जैसे हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी जल रही होती है, बाहर अंकल वी अपने दर्द और दुख का इजहार कर रहा होता है। वो अभी भी इसी पछतावे में होता है कि काश के वो रेंजी को उस बिल्डिंग के अंदर जाने से रोक पाता। इसी चीज को लेके वो अभी भी अपने आप से शर्मिंदा होता है और अपने आप को दोष देता चला जा रहा होता है मेरे भाई लोगों। और जब वो अपनी पका रहा होता है तो पीछे से उसे कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती है। तभी वो डॉक्टर कहता है कि अंदर तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। थोड़ी देर में ये आवाजें इस कदर बढ़ जाती है कि डॉक्टर और अंकल वी दोनों के दोनों काफी ज्यादा चिंता करने लगते हैं कि अंदर चल क्या रहा है। अब जब अंकल वी यहाँ पे चीजों को काफी गौर से घूर रहे होते हैं और इन्हें एग्जामिन करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी हमें एक जोरदार तरीके से हार्ट बीट की आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसको अपने कानों से सुनकर अंकल वी भी सोच में पड़ जाते हैं कि हार्ट बीट वो भी इसके अंदर से ऊपर से इतनी ज्यादा तेज। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि हर बढ़ती हुई हार्ट बीट के साथ हम बढ़ती हुई गर्मी को भी महसूस कर पा रहे होते हैं। देखते ही देखते इस क्रीमेट में से एक बहुत बड़ा धमाका फटता है, जिस धमाके के इम्पैक्ट से सारे के सारे लोग उड़ के जमीन पे जा गिरते हैं। अंकल वी जैसे जैसे खुद को संभाल के अब उसी और अपनी नजरें दौड़ाते हैं तो अब हम देख पाते हैं एक अनजान शख्स बढ़ बढ़ के यहाँ से सांसें ले रहा होता है। और जब हमें उस शख्स का चेहरा दिखाया जाता है वो देख के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर अपनी डिमोनिक फॉर्म में होता है। वो जिंदगी में जब दोबारा लौट के आता है तो उसके पहले शब्द कुछ यही होते हैं, मैंने कहा ना कि मैं अभी भी नहीं मरा। उसके चेहरे पे एक ब्राइट मुस्कुराहट होती है और वो सबसे पहले यहाँ पे अंकल वी को घूरने लगता है, क्योंकि उसे मालूम था कि वही सबसे ज्यादा खुद को दोष दे रहा है। तो वो अपनी ब्राइट मुस्कुराहट से अंकल वी को इस बात का इशारा देने की कोशिश कर रहा होता है कि आप चिंता मत करिएगा, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं था। अब कहानी कुछ लंबे के बाद बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में जाती है, जहाँ पे इंसानों के खोए हुए पुर्जों को एक मैकेनिकल रूप दिया जाता है। वहीं पर हम अपने मेन कैरेक्टर रेंजी को बेहोशी की हालत में पाते हैं, जहाँ पे वो बेहोशी की हालत में दोबारा से अपने आप को उसी अनजान रैम में पाता है। उस रैम में होने की वजह से रेंजी के जिस्म में अभी भी कई तरह के बदलाव आ रहे होते हैं, पर उसके एक एक बदलाव में काफी ज्यादा दर्द छुपा होता है और इसी दर्द से हमारे रेंजी की आंख खुल जाती है। रेंजी अपने आप को ठीक सलामत पा के सोचने लगता है, ये क्या मैं जिंदा हूँ? तो ठीक उसकी बगल में मौजूद हम एक अर्जा नामी साइंटिस्ट को देखते हैं, जिसने काफी सक्सेसफुल तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर के साथ एक साइबोर्ग आर्म को कनेक्ट कर दिया होता है। अर्जा उसे बोलती है बस 5 मिनट ही बाकी है तुम्हारे साथ को इंस्टॉल होने में। रेंजी पूछता है कि तुम कौन हो और आखिर में कौन सी जगह पे मौजूद
मौजूद हूँ। तो अर्जा उसे अपना नाम बताते हुए एक्सप्लेन करने लगती है, फिक्र मत करो, तुम इस वक्त बायोलॉजिकल लेबोरेटरी रूम में मौजूद हो। मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ और तुम्हारी डॉक्टर भी। अगर तुम ये सोच रहे हो कि यहाँ पे तुम्हें कौन लेके आया, तो तुम्हें लाने वाला कोई और नहीं बल्कि लिली जीन वॉरियर है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे उसी लिली नामी वॉरियर की बात हो रही है जो कि किसी तितली या फिर एंजल से कम नहीं होती। थोड़ी देर में यहाँ पे हमारे रेंजी के जिस्म के साथ उसका मैकेनिकल आर्म इंस्टॉल हो ही जाता है। रेंजी इस मैकेनिकल आर्म को काफी ज्यादा कूल पाता है। साइंटिस्ट अर्जा आगे बताती है, ये ऑल पर्पस मैकेनिकल आर्म है जिसके पुराने ओनर ने 10 kg टिंट एक्सप्लोजन एक्सपेरिमेंट में इसका इस्तेमाल किया। क्योंकि 10 kg एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, वो खुद तो जल के राख हो गया लेकिन इस हाथ को एक खरोच तक नहीं आई। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे इस साइबर्ग आर्म की ड्यूरेबिलिटी बताई जा रही है कि वह आसानी से 10 kg के टिंट एक्सप्लोजन को बर्दाश्त कर पाता है। ये जानकारी पाके रेंजी को काफी ज्यादा खुशी होती है कि चाहे भले उसका जिस्म स्ट्रॉन्ग हो या ना हो, लेकिन उसका ये मैकेनिकल आर्म उसे हर तरीके की सिचुएशन से बचा सकता है। साइंटिस्ट अर्जा उसे मजीद बताती है कि तुम्हारा केस किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि तुम्हारी रिपोर्ट में काफी क्लियर कट बात लिखी हुई है कि 11:44 में तुम्हारी डेथ हो गई थी, मगर पता नहीं कैसे अब तुम दोबारा से जिंदगी में लौट चले आए हो। और ऐसी सूरत हाल और ऐसे मिरेकल्स हमें आए दिन देखने को हरगिज नहीं मिलते। रेंजी इसी बात पर सवाल उठाते हुए कहता है कि हाँ, ये चीज तो मुझे भी परेशान कर रही है। मैंने तो अपने अंदर किसी भी किस्म का जीन अवेकनिंग इंजेक्शन नहीं लिया हुआ, तो आखिर कैसे मेरी जान बच गई। साइंटिस्ट अर्जा बताती है, हाँ, तुम्हारा केस वाकई में काफी ज्यादा रेयर है, क्योंकि तुम ऑलरेडी अवेकनिंग स्टेज में खड़े हो और मैंने कहा ना कि तुम्हारा केस किसी चमत्कार से कम नहीं। तो इसका मतलब है तुम्हें जीन इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं। अगर तुम मजीद स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो, बस तुम्हें कल्टीवेशन करनी है और अपनी बॉडी की बेसिक प्रिंसिपल को समझना होगा। तो यहाँ पे हमारा रेंजी सवाल उठाता है, बेसिक प्रिंसिपल, आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है। अर्जा उससे पूछने लगती है, मत बताओ कि तुम हिस्ट्री क्लासेस में कहीं सोते तो नहीं थे। वेल एनीवे, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं ही तुम्हें बता देती हूँ। आज से करीब 200 साल पहले एक अजीबो गरीब किस्म की एनर्जी ब्लू स्टार के साथ टकराई और उसके साथ रिएक्ट किया, जिस वजह से 12 स्पिरिचुअल स्प्रिंग्स अपीयर्ड हो गए अर्थ पे, जो कि धीरे धीरे करके प्लांट और एनिमल के अंदर एब्जॉर्ब होने लगी। और जिन चीजों को इंसान एक वक्त में शिकार करके खाया करता था, अब इंसान ही उन्हीं चीजों का शिकार बनने लगा। और एक वक्त आया कि आखिर में ये प्लांट्स और एनिमल खुद ही एक स्पिरिट्स में बदल गए, वो डीमंस खिलाने लगे और पूरी की पूरी दुनिया में समा गए। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, इंसानियत को उनके अंश से मिलवाना, जिस मकसद में वो काफी खूबसूरती से कामयाब हो रहे भी थे। और इंसानों को भी लगने लगा कि अब बस वो पृथ्वी से खत्म हो जाएंगे। और तभी साइंटिस्ट का एक ऐसा ग्रोथ सामने आया जिन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करके जीन लॉक इंजेक्शन को डेवलप किया, एक ऐसा इंजेक्शन जो कि अवेकनिंग करवाता था इंसानों की जीन में, जिसके कारण इंसान भी फाइनली उस माया को एब्जॉर्ब कर पाते थे और ऐसा करके खुद के अंदर स्पिरिचुअल पावर्स को पा सकते थे। वो इंजेक्शन इंसानों की आखिरी उम्मीद थी जिसने इंसानों की खात्मे की उस मजबूत जंजीर को तोड़ डाला। और बस इसी से इंसान इस काबिल बने कि वो इन डीमंस का सामना कर पाते और इन डीमंस के खिलाफ अपने कदमों को मजबूती से जमा पाते। जिन इंसानों की इस इंजेक्शन से अवेकनिंग हो जाती थी उन्हें कहा जाता था जीन वॉरियर। पर ऐसा करने से इंसानों को बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। इंसान तरह तरह के डिजीज से सफर करने लगे, जिनमें से एक सबसे बदतर डिजीज का नाम है डीमन स्कार डिजीज। इस डिजीज का नाम सुनते सारी हमारे मेन कैरेक्टर की बोलती वहीं पर बंद हो जाती है, क्योंकि दोस्तों ये वही डिजीज है जिसे उसकी बहन इस वक्त तड़प रही है। और बस इस डिजीज का नाम सुनते सारे उसे वो पल याद आने लगता है जहाँ पे कैसे उसकी बहन दर्द से तड़पते हुए चिल्ला रही थी, जबकि उसका भाई वहाँ पे खड़ा बस उसे घूरता रह जाता और उसकी मदद के लिए कुछ भी ना कर पाता। वैसे तो उसकी बहन आज भी जिंदा है, लेकिन वो एक तरह से घुट घुट के जिंदा है। उसके नीचे से पैर पूरे तरीके से पैरालाइज हो चुके हैं। इस डिजीज से इंसान को कुछ यूं मालूम होता है जैसे कि कोई उससे अंदर से तोड़ रहा हो और मरोड़ रहा हो। साथ ही साथ सर से लेके पैर तक की हड्डियों को कोई मुसलसल कुचलता चला जा रहा हो। ये तो सिर्फ इस तकलीफ को शब्दों का चुनाव देने की कोशिश की गई है जिसको भी ये डिजीज होता है। उसके पास तो अपने दर्द को बयान करने के लिए शब्दों का चुनाव तक नहीं होता। ये काफी ज्यादा पेनफुल डिजीज है और ये तब तक नहीं रुकता जब तक वो बंदा कब्र में नहीं पहुंच जाता। और वो ये सब कुछ सोच रहा होता है कि तभी रेंजी के दिमाग में एक चीज आती है, एक मिनट, ये डिजीज तो सब उन्हीं लोगों पर आता है जो कि डीमन कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर डीमन कॉन्ट्रैक्टर के बीच में
फेल हो गया हो, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को हिस्ट्री इतने अच्छे से पता ही नहीं थी। अब अर्जा ने उससे क्लियर किया है, जिस वजह से वो ये सोचने पे मजबूर हो गया। तो दोस्तों, इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि शायद से उसकी सिस्टर के पास भी कोई ना कोई स्पिरिचुअल पावर्स मौजूद है, लेकिन वो स्पिरिचुअल पावर एक तरह से वायरस की तरह उसके जिस्म में काम कर रही है, या फिर दूसरी सिचुएशन में वो स्पिरिचुअल पावर को अवेक करने में नाकाम रही है और अब इसी वजह से उसे कीमत चुकानी पड़ रही है। नेवरदलेस रंजी को कैसे न कैसे करके भी इस डिजीज का क्योर ढूंढना होगा अपनी बहन की खातिर। इसी बात पर रंजी उससे पूछता है कि आखिर मैं कैसे इस डिजीज को क्योर कर सकता हूँ। अर्जा उससे बताती है, अब तक जितनी भी मेडिकेशन हमारे पास मौजूद है, फिलहाल तो ये इम्पॉसिबल है, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम इसका इलाज सिर्फ मेडिकेशन के थ्रू ही करो। अगर दुनिया में इस डिजीज का कोई भी क्योर पाया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से फॉलन डीमन सिटी में ही पाया जाता है। रंजी थोड़ा हैरानगी से पूछता है, फॉलन डीमन सिटी, आखिर ये कौन सी बला है? अर्जा इस पर उसे मजीद एक्सप्लेन करने लगती है, एक वाहिद सिटी जहाँ पे इस कदर डिमोनिक एनर्जी पाई जाती है जो कि ह्यूमन के स्पिरिचुअल पावर के साथ मिलके उसे क्योर कर सकती है। शायद से यही एक पॉसिबल इसका क्योर हो सकता है। अगर तुमने उस जगह में भी इस बीमारी का क्योर नहीं पाया तो बदकिस्मती से तुम दुनिया के जिस कोने में भी चले जाओ, मगर फिर भी तुम उस बीमारी का इलाज नहीं पाओगे। ये सब बोलते हुए अर्जा तो अपने कामों में बिजी हो जाती है, लेकिन हमारे रंजी को अपनी बहन के लिए एक उम्मीद सी दिखती है। हाँ, वो अपनी बहन को फाइनली उस दर्द और दुख से बचा सकता है जो कि वो सालों से देखता चला आ रहा है। अर्जा उससे बोलती है कि अब अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें दोबारा से किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो तुम मेरे पास आ सकते हो। जाते हुए भी रंजी उससे बता देता है, ठीक है, फिर दिखने से तो लगता है कि मैं तुम्हें शायद जल्दी दोबारा से दिक्कत देने वाला हूँ। वहीं पे हम अपने रंजी को अब बाहर गलियों से गुजरता हुआ देखते हैं, जो कि अभी भी अपने मैकेनिकल हाथ को घूरते हुए कहता है, अरे वाह, सही मायनों में इस मैकेनिकल आर्म को काफी खूबसूरती से बनाया गया है। इसके बनाने वालों ने भी अपने निशानात को पूरे तरीके से इस मैकेनिकल हाथ पे छोड़े हैं। रंजी अब खुद से जहमत होकर कहता है, मेरी भी स्टोरी काफी ज्यादा अजीब है। पहले तो फिर मैं मर गया, फिर मर के जिंदा हुआ और आखिर में अब खुद को धीरे धीरे साइबोर्ग में ट्रांसफर होते हुए पाया। रंजी सोचने लगता है, अब मुझे नहीं मालूम मैं आखिर कितने वक्त से बेहोश पड़ा हुआ था और इस सब प्रोसेस में आखिर कितना वक्त लगा। मुझे जल्दी अपने दोस्तों के साथ ही साथ अपनी बहन पिंकी से मिलना होगा, शायद से वो फिक्रमंदी से मेरी वजह से परेशान ना हो रहे हो। थोड़ी देर में रंजी जब अपने घर के पास पहुंचता है तो वह अजीबोगरीब किस्म की भीड़ को वहां पे जमा हुआ पाता है। इतनी सारी भीड़ को एक ही जगह पे इकट्ठा देख के रंजी कहने लगता है, यहाँ पे तो मेरी दोस्त लूसी और मेरी बहन पिंकी काम करते हैं। वो भीड़ एक मोटे से सुअर जैसे शख्स की वजह से इकट्ठी हुई होती है, जो कि जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि तुम आखिर मेरा अंडरवेयर धोने से क्यों मना करती हो। असल में ये सुअर जैसा दिखने वाला शख्स जानबूझ के इन लड़कियों के लिए दिक्कत खड़ी कर रहा होता है, और इसमें वो अकेला नहीं बल्कि उसके साथ ही साथ उसके कुछ गुंडे दोस्त भी शामिल होते हैं। पर इस सब के बावजूद भी पिंकी, जो कि इस वक्त पर व्हीलचेयर पे बैठी होती है, और साथ ही साथ लूसी उसकी सारी की सारी धमकियों से नहीं डरते, बल्कि इसके बजाय वो इसे यहाँ से दफा होने के लिए कहते हैं। और वो गुंडे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अगर तुम लोग हमें सर्विसेज नहीं दोगे तो आखिर तुम लोग कमाओगे कैसे? वैसे भी तुमने इस जगह के किराए को नहीं बढ़ावा और शायद से जल्दी मालिक मकान तुम्हें धक्के दे के यहाँ से बाहर निकाले। इसी बात पर उसका चमचा जहमत होके कहने लगता है, और हाँ, जब तुम्हें निकाल देंगे तो इस जगह को मेरा भाई खरीद लेगा। दोस्तों, उसकी इन बातों से यही साबित होता है कि वो इस जगह को इनसे छीनना चाहता है, और इसके पास यहाँ पे ये प्लस पॉइंट है कि इन्होंने किराया नहीं बढ़ावा तो शायद से जल्दी मालिक मकान उन्हें निकाल देगा। और इसके साथ ही साथ उन्हें इस बात की भी फिक्र है कि अगर इन्होंने किराया दे दिया तो शायद से बाजी पलट सकती है, जिस वजह से ये मोटा सुअर जैसे दिखने वाला शख्स उन्हें पहले से ही परेशान कर रहा है ताकि वो तंग आके इस जगह को छोड़ के यहाँ से खुद ही चले जाए। पर जब ये गुंडे यहाँ से जाने का नाम नहीं लेते और उन्हें इसी तरह परेशान करते रहते हैं तो आखिरकार पिंकी तंग आकर उनके खिलाफ स्टिक से वार करने की कोशिश करती है। पर भला ये पतली सी स्टिक और इस पतले पतले हाथों से इस मोटी सुअर जैसी स्किन को क्या ही तकलीफ पहुंचाएगी? और यही चीज ये मोटा गैंडा अपने मुंह से खुद ही बोलता है। और वो मोटा दरिंदा यहाँ पे भी रुकने का नाम तक ना लेता। वो इस सिचुएशन से फायदा उठाते हुए पिंकी से अपनी हवस उतारने की कोशिश करता है, पर
शायद से वो ये भूल चुका होता है कि ये पिंकी नामी लड़की हमारे मेन कैरेक्टर की बहन है। तब और फिर तभी एक खतरनाक किस्म का जानलेवा भूसा सभी लोगों के बीच में से आते आते इस मोटे स्वर के एक साथी के मुंह पे जा लगता है। रेंजी के इस मैकेनिकल आर्म में इतनी बड़ी ताकत बसी पड़ी होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसे अपने एक ही पंच से जमीन के अंदर धंसा देता है। ये जानलेवा किस्म का पंच उसने अपने इसी मैकेनिकल आर्म का इस्तेमाल करके मारा होता है। और ना कि सिर्फ इतना, बल्कि यहाँ पे हमारा रेंजी साथ ही साथ अपनी डिमोनिक एनर्जी से भी उबलने लगता है, जो कि शायद से गुस्से की हालत की वजह से उसके जिस्म से इस वक्त लीक हो रही है। अब इसी सब पे यहाँ पे दूसरा गुंडा उस पर गुस्से से चिल्लाते हुए टूटने की कोशिश करता है, पर ये तो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हमारा रेंजी तो उसका भी काम सिर्फ और सिर्फ अपने एक ही पंच के दम पर खत्म कर देता है। उसके एक एक चमचे को यूं गिरता देखकर अब उस मोटे को थोड़ी परेशानी होने लगती है और वो पूछता है कि तुम कौन हो। रेंजी इसी बात पर कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, फर्क तो इससे पड़ता है कि तुम मेरी बहन को इस वक्त परेशान कर रहे हो, तो तुम्हें यहाँ से दफा होना पड़ेगा। अगर तुम अभी भी यहाँ से जाने से इनकार करते हो तो कोई बात नहीं, मुझे और भी तरीके आते हैं, मगर बस फिर आखिर में ये मत कहना कि मेरे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई। वो मोटा परेशानी से कहता है कि तूने तो मेरा दिमाग ही खराब कर डाला है और साथ ही साथ मेरे मजे की तो माँ बहन एक कर दी, पर अगर तू इससे आगे एक और कदम बढ़ा तो मैं सच कहता हूँ मैं तुझे काट डालूंगा। पर इससे पहले वो अपनी बात को कंप्लीट कर भी पाता कि हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत से उसके करीब आते हुए अपनी बिजली की स्पीड से एक जानलेवा किस्म का अपरकट फौरन से उसकी चिन पे दे मारता है। पर इस सब के बावजूद भी रेंजी का गुस्सा यहाँ पे भी ठंडा होने का नाम तक नहीं ले रहा होता। हम देख पाते हैं कैसे वो बस उसे अपने एक ही हाथ से उसके मोटे जैसे स्वर्ड के जिस्म को हवा में ही लिफ्ट अप कर लेता है। इस वक्त रेंजी के जिस्म से अजीबोगरीब किस्म का डिमोनिक ऑरा उसके जिस्म से अनलीश हो रहा होता है। इसी में रेंजी उसे बोलता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुझे यूं ही लटकाए रखूं तब तक जब तक तू अपने दम को नहीं तोड़ देता। उसकी बहन जब उसे शांत करने की कोशिश करती है कि तभी उसकी नजर उसकी आंखों पे पड़ती है, और दोस्तों आंखें झूठ नहीं बोलती। ये देख के वो बता लेती है कि जैसे कि ये उसका भाई है ही नहीं। आखिरकार उसकी बहन उसकी मिन्नतें करने लगती है कि उसे जिंदा यहाँ से जाने दो। आखिर इतना सब कुछ सुनने के बाद रेंजी फाइनली उसकी गर्दन को छोड़ ही देता है। तो हाँ यार, वो मोटा सुअर बस मरते मरते बचता। यहीं पे रेंजी को भी रियलाइज होता है कि वो बस उस मोटे सुअर की जान लेने को ही जा रहा था, और आज तक रेंजी ने कभी भी चाह कर भी किसी की जान लेने का नहीं सोचा होता। तो दोस्तों इससे मालूम पड़ता है कि वो डिमोनिक एनर्जी हमारे मेन कैरेक्टर रेंजी पे पूरे तरीके से भारी पड़ी थी, और इसी डिमोनिक एनर्जी से इन्फ्लुएंस हो गई जैसे कि उसे किसी चीज ने पोजेस कर लिया हो। अब डर के मारे वो गुंडे भी यहाँ से भागते हुए कहते हैं कि ये मत सोचना कि ये सब कुछ यहाँ पे खत्म हुआ, साले कहीं के। लेकिन रेंजी उसकी बातों पर गौर ना करता, बल्कि इसके बजाय वो अपने जिस्म को एग्जामिन करने लगता है। इतना तो उससे भी मालूम पड़ जाता है कि जब वो मरा था तो आखिर उसने इसके बाद जो कुछ भी देखा वो सपना नहीं था। उस पर वाकई में कोई अजीबोगरीब किस्म के अक्स का साया है, जो कि उसकी इमोशनल एनर्जी से फायदा उठाते उठाते उस पर भारी पड़ रही है, और वो जितनी बार भी अपने हाथों से लोगों को दर्द दुख देगा वो उतना ही ज्यादा ताकतवर बनेगा। खैर, अपने आप से बाहर निकलने के बाद वो फाइनली अपनी फ्रेंड और अपनी सिस्टर से जा मिलता है। उसकी बहन उससे पूछती है कि भैया आज मैंने आपको काफी ज्यादा अजीब पाया। यहीं पर लूसी उसे मैकेनिकल आर्म के बारे में भी पूछने लगती है, जिस पर रेंजी उसे बताता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मेरा हाथ पूरे तरीके से क्रश हो गया था, तो इसी वजह से अब साइबोर्ग आर्म को मेरे जिस्म के साथ इंस्टॉल किया गया है। साथ ही साथ अब रेंजी को मालूम पड़ गया होता है कि उसके अंदर कोई अजीबोगरीब किस्म की डिमोनिक एनर्जी भी पाई जाती है। तो वो इस पॉइंट को तो अपनी सिस्टर और अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कस तो नहीं करता, लेकिन वो उन्हें गारंटी देता है कि अब तुम लोगों को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, और किसी में इतना जिगरा और गुर्दा भी नहीं होगा कि वो मेरे खिलाफ आ खड़ा हो और मेरे होते हुए मेरी छोटी सिस्टर को परेशान कर पाए। तो लूसी और पिंकी एक मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, हाँ भैया वो तो आज हमें देख के ही मालूम पड़ गया। वैसे भी पिंकी उससे बताती है कि वो तो उसे बचपन से ही हर मुश्किल से बचाते चले आ रहे हैं। इन्हीं सब फैमिली रियूनियन में थोड़ी देर में यहाँ पे शाम हो जाती है, जहाँ पे रेंजी अपने कमरे में आराम फरमा रहा होता है, वहीं पर वो दिल ही दिल में अपने सोच रहा भी होता है। ये सब कुछ काफी कम समय में होने के साथ ही साथ काफी बड़े बड़े बदलाव
मेरे जिस्म में आए हैं। वो इन्हीं सब बातों को लेकर सोच रही होता है कि अचानक से डिमोनिक एनर्जी दोबारा से उसके जिस्म में बेचैन होने लगती है, जो कि हमें तो उसके सिर्फ और सिर्फ आंखों में देखने से ही मालूम पड़ रहा होता है। और जैसे कि मैंने कहा कि आंखें झूठ नहीं बोलती, हमारे रेंजी को इस वक्त अपने दिल में काफी अजीबोगरीब किस्म की तकलीफ होने लगती है और हर एक हार्ट बीट के साथ वो महसूस कर पाता है कि डिमोनिक एनर्जी उसके जिस्म से बाहर निकल रही है और साथ ही साथ वो इसकी इमोशनल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। इतना तो हमें क्लियर हो रही है कि उसकी इमोशनल एनर्जी से ही उसकी डिमोनिक एनर्जी बनती है। तो जब भी हमारे रेंजी को ज्यादा गुस्सा आएगा तो उतनी ही डिमोनिक एनर्जी उसकी पहले से ज्यादा बढ़ेगी। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि जितना वो लोगों को दर्द और दुख देगा तो साथ ही साथ वो उतना ही मजबूत बनेगा। खैर, अगले ही पल में रेंजी दोबारा से अपने आप को एक अजीबोगरीब किस्म की रैम में पाता है। हाँ दोस्तों, वही रैम जहाँ से उसे अपनी ये सारी की सारी डिमोनिक एनर्जी की ताकतें मिली थी। पर इस बार वो नोटिस करता है जो नीचे जो ब्लू कलर का समंदर था वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, बल्कि अब हर तरफ लाल कलर की डिमोनिक एनर्जी फैल रखी है। इस वक्त उसका अपने शरीर पे किसी भी किस्म का कंट्रोल नहीं होता। वो महसूस कर पा रहा होता है कि कैसे उसकी इमोशनल एनर्जी उसके जिस्म से बाहर चूसी जा रही है। तो इसी वजह से हमारे रंजी के जिस्म में खतरनाक किस्म की दर्द की लहर जागती है। और जैसे कि मैंने आप सभी को एक्सप्लेन किया था, ये एक ऐसा रैम है जिसका कोई अंत नहीं है, पर इसके बावजूद भी हमारा रंजी जिस जोरदार तरीके से चिल्ला रहा होता है, शायद से इस रैम में भी कोई ऐसा कोना ना हो जहाँ तक उसकी आवाज ना पहुंची हो। हमें यहाँ पे मालूम पड़ता है कि हमारा मेन कैरेक्टर रंजी इस वक्त अपने थर्ड स्टेज में एंटर कर चुका है। जिन सब के बाद रंजी अपने दिल में कहने लगता है, क्योंकि फॉलन सिटी ने पूरे तरीके से करप्ट कर डाला है 5 स्पिरिचुअल माया को। उस सिटी में मौजूद अब 5 के 5 स्पिरिचुअल माया अब पूरे तरीके से डीमन माया में बदल चुके हैं। डिमोनिक एनर्जी डीमन रैम में ही सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करती है। तो इसी वजह से कभी मैंने सोचा नहीं था कि मेरे अंदर भी पूरा का पूरा समंदर पाया जाता होगा डिमोनिक एनर्जी का। तो मेरी जो आम स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, मेरी डिमोनिक प्लाज्मा उससे पूरे तरीके से कन्वर्ट कर देता है अपनी डिमोनिक एनर्जी में, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि फॉलन डीमन सिटी में होता है। और मुझ जैसा बंदा जो कि डीमन कॉन्ट्रैक्टर के नाम से जाने जाते हैं, हम अगर डीमन कॉन्ट्रैक्टर कल्टीवेट करना चाहता है और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपनी डिमोनिक एनर्जी पर रिलाय करे। तो कंक्लूजन में हम जैसे डीमन कॉन्ट्रैक्टर के लिए डिमोनिक एनर्जी का होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो हमारी आम स्पिरिचुअल माया को डिमोनिक माया में बदलने के लिए हमारे पास इमोशनल एनर्जी का होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो अब जरूरी सवाल तो ये उठता है कि इमोशनल एनर्जी क्या होती है और ये कहां से आती है। इन सिंपल, डॉक्टर अर्जा ने मुझे बताया था कि ह्यूमन के नेगेटिव इमोशन ही ओरिजिनल सिन होते हैं डीमन का। तो इस बात का ये मतलब है कि अगर डीमन कॉन्ट्रैक्टर जब भी गुस्से में आएगा या फिर खफा होगा, किसी से नफरत करने लगेगा, तो वो सारे के सारे उसके जज्बात है और इमोशन है और इसी में से ये इमोशनल एनर्जी निकल कर आती है। तो वो दुनिया में जितने पाप करेगा और जितने लोगों को नुकसान पहुंचाएगा और जितने गलत काम करेगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। उसकी इन्हीं कामों से इमोशनल एनर्जी निकलेगी, जिसका इस्तेमाल करके आम स्पिरिचुअल एनर्जी को डीमन प्लाज्मा में बदला जाएगा। और मेरे अंदर जितनी भी मेरी जज्बात की ताकत थी, इमोशनल एनर्जी थी, वो सारी की सारी इस्तेमाल हो चुकी है। और जब मेरे जिस्म को और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए इमोशनल एनर्जी नहीं मिलती, जैसे कि अब मेरे सीन में उससे नहीं मिली और मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, तो इमोशनल एनर्जी को पाने के लिए मेरा जिस्म लास्ट रिजॉल्व तक जाएगा और मेरे को पूरे तरीके से डीमन में बदल डालेगा। और यही चीज डीमन कॉन्ट्रैक्टर को सबसे बड़ी कीमत चुकाने पे मजबूर करती है। इसका ये मतलब है कि इसकी बची कुछ डिमोनिक एनर्जी इस पर हावी होके इससे गलत काम करवाएगी, इससे पाप करवाएगी और फिर इमोशनल एनर्जी को पैदा करके उससे अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। अब अगले ही पल में हम अपने रंजी को गलियों में बाहर घूमता फिरता देखते हैं, जहाँ पे वो घर के लिए सौदा वगैरह ले जा रहा होता है। पर जाने से पहले वो एक जगह पे रुक के मिस अर्जा को टेक्स्ट करते हुए कहता है कि डॉक्टर अर्जा, मेरी डिमोनिक एनर्जी और मेरे अंदर बसा हुआ डीमन अब मुझ पे बाड़ी पड़ रहा है। साथ ही साथ वो इमोशनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए वो मुझ पर हावी होके मुझसे गलत काम करवाने की कोशिश कर रहा है और बड़ी से बड़ी कीमत अदा करने पर मजबूर कर रहा है। मिस अर्जा उससे यही बताती है कि इस वक्त तुम कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय अपने आप को कंट्रोल रखने के अलावा। मिस अर्जा
उससे पहले से ही गाइड कर देती है कि शायद से डिमोनिक एनर्जी अपने आप के अंदर बढ़ाने के लिए तुमसे वो गलत काम करवाने की कोशिश करेगा, जिस पर वो तुम पर बाड़ी पड़ के तुम्हें गंदी गंदी फिल्में देखने पर मजबूर कर सकता है, या फिर बद से बदतर वो खुद को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, जिसमें वो तुम्हें मजबूर करेगा कि अपने दांतों से अपने राखनों को चुबाओ और अपना नुकसान करो। और जो भी हो जाए उससे कभी भी ऐसे तरीके से अपनी इमोशनल एनर्जी निकलवाने मत देना। हम देख पाते हैं इन्हीं सोचों से हमारा रेंजी अब पागल होता चला जा रहा होता है और एक बार फिर से डीमन उस पर हावी हो रहा होता है और वो यही कह रहा होता है कि मेरी इमोशनल एनर्जी मेरे अंदर जितनी भी बसी हुई थी वो पूरे तरीके से मेरी डिमोनिक एनर्जी में बदल चुकी है। अब मेरे अंदर कोई भी इमोशनल एनर्जी बाकी नहीं है, जिसका अब सबसे बड़ा यही खतरा उठता है कि वो डिमोनिक एनर्जी उस पर हावी पड़ के उससे जबरदस्ती कुछ गलत काम करवाएगी। इन्हीं सोच में जब वो पूरे तरीके से बसा होता है और साथ में चलते चलते डॉक्टर अर्जा से साथ में टैक्सिंग भी कर रहा होता है कि इसी बेदहानी में वो एक जवान लड़की से टकराता है और लड़की वहीं पर जमीन पे गिर जाती है। गिरते सारे रेंजी का यहाँ पे सबसे पहले दिमाग उसके छोटे कपड़ों पे जाता है और उसकी खूबसूरत खूबसूरत फट्टों पर, जिस वजह से वो वहीं पर उसके ख्यालों में ही पागल हो जाता है। हवस उस पर बाड़ी पड़ने लगती है, जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि वो जबरदस्ती इस लड़की का अंडरवेयर उतार के अपने मुंह पे पहन कर इसकी बंड मारेगा। और थोड़ी देर में रेंजी को होश आती है कि यार ये क्या बकवास मैं कर रहा हूँ, मैं थड़की हूँ, मैं ये मानता हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी इतना नीचा नहीं सोचा। मैंने तो कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती करने की नहीं की और ना तो कभी सोचा। और बस इन्हीं बातों से रेंजी फौरन से समझ जाता है कि ये उसकी डिमोनिक एनर्जी है जो कि उस पर हावी होकर उससे गलत काम करवा रही है। वो लड़की जमीन पे गिरी काफी शर्मिंदगी से उससे माफी मांगती है कि ये मेरी गलती है कि मैं तुमसे टकरा गई बेदहानी में। ना दोस्तों, अब जैसे कि रेंजी को पता था कि वो उस लड़की के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था और वो गलत है, वो पूरे तरीके से ये समझ चुका है, पर इस सब के बावजूद भी एक बार फिर से उसकी डिमोनिक एनर्जी उस पर पूरे तरीके से हावी हो जाती है और वो लॉस्ट कंट्रोल हो जाता है। तो वो उस लड़की पे चिल्लाता है और अपना गुस्सा उतारते हुए कहता है कि सब सॉरी कहने से अगर सब कुछ ठीक हो जाता तो आज तो दुनिया में कोई भी कत्ल वगैरह और कोई भी जुर्म वगैरह नहीं होता। तो अगर तुम वाकई में बहन की लोड़ी माफी मांगना चाहती हो तो इसी वक्त बनो मेरी घोड़ी, अपनी खुली हुई फुद्दी को मजीद खोलो और उसी में घुसा लो मेरा लो। उसकी ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद वो लड़की तो वहीं पर शॉक्ड हो जाती है और ऊपर से यहाँ तक ये भी उससे मरवाने के लिए अपनी तैयार बैठी होती है। हाँ दोस्तों, वो लड़की उसे बताती है कि अगर तुम मस्ती करना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ, यहाँ पर काफी तरह तरह के लोग हैं। और तब तक रेंजी को रियलाइज हो चुका होता है कि उसने उस लड़की को क्या बकवास की। वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि मुझे क्या हो रहा है। नाउ एक लड़की अब उससे पूरे तरीके से अपनी देने के लिए तैयार बैठी होती है, पर हमारे रेंजी को समझ में नहीं आता और वो यहाँ से फौरन से भाग निकलता है। और तभी देखते ही देखते उससे एक अजीब सी फोन कॉल आती है जो कि वो उसे बताती है, क्या तुमने पता लगाया कि ये लड़का वाकई में डीमन कॉन्ट्रैक्टर है या फिर नहीं। तो वो लड़की उससे कहती है कि प्लान के मुताबिक मैं जानबूझ के उससे टकराई, लेकिन किसी वजह से वो अब अचानक से भाग निकलने लगा है। ये बोलते बोलते उस ब्लॉन्डी की आंखें यहाँ पे चमक उठती है, जिससे ये मालूम पड़ता है कि शायद से वो भी स्पिरिचुअल वॉरियर है या फिर डीमन कॉन्ट्रैक्टर है। फोन कॉल के पीछे बैठा हुआ अनजान शख्स उसे फौरन से ऑर्डर देता है कि चाहे जो भी हो जाए ये रेंजी बड़वा हाथ से नहीं निकलना चाहिए। उस तक जा पहुंचे और ये मालूम करने की कोशिश करो कि क्या वो वाकई में डीमन कॉन्ट्रैक्टर है भी या फिर नहीं। दूसरे सी में इन्हीं सब में यहाँ पे शाम हो जाती है और रेंजी अपनी पार्ट टाइम जॉब से पैसे गिन रहा होता है और वो कहता भी है इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इतना कम पैसा मिला है आज। कि इसी सब बेध्यानी में वो एक और रंडी से टकरा जाता है। दोस्तों, अब एक से एक लड़की आके इसी में बचती जा रही है और किसी वजह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। खैर यार, उस लड़की ने कपड़े काफी पहने होते हैं, जिस वजह से अगर तुम थोड़ा सा भी मुंह उठा के देखो तो तुम्हें पूरे तरीके से उसके संतरे दिख जाएंगे। वो लड़की भी कुछ यूं मालूम हो रही होती है जैसे कि हैवी नशे में होती है और वो कहती है, ओह मेरे ड्राइवर तुम आ ही गए, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई। रेंजी उसे क्लियर करने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, तुम काफी ज्यादा नशे में लग रही हो। मगर वो लड़की उससे बड़ी अमाउंट देते हुए कहती है कि मैं तुम्हें काफी पैसा दूंगी, बस मुझे घर ले जाओ मेरे। उस लड़की के पास में मौजूद काफी खूबसूरत सी ब्लू कार होती है, इससे ये तो मालूम पड़ जाता है कि ये लड़की काफी पैसों वाली है। तो हाँ दोस्तों, चूंकि हमारे रेंजी को पैसा काफी ज्यादा पसंद है अपनी सिस्टर के इलाज वगैरह के लिए, तो वो फौरन से इस ऑफर को डील डन करने के लिए कहता है। रेंजी अगले सी में अब उसे फौरन से घर ले जाने लगता है। जाते जाते रेंजी उसे पूछता है
सिस्टर जहाँ पे आपका घर है और आपने जो लोकेशन बताई है वो तो काफी ज्यादा दूर है, तो क्या ये आपके लिए मुश्किल नहीं है कि आप डेली बेसिस पर इतना दूर से सिर्फ और सिर्फ पीने आती है? पर उस लड़की ने तो अलग ही किस्म के नशे कर रखे होते हैं। वो रंजी को कहती है, वो उसे बताती है कि मुझे काफी ज्यादा गर्मी लग रही है। हाँ, इतनी ज्यादा गर्मी कि उसकी कोई इंतहा नहीं है। क्या तुम मेरी गर्मी को बुझा सकते हो? वो उससे पूछती है कि मेरे अंदर की गर्मी हर सेकंड में बढ़ती जा रही है, मैं क्या करूं? लेकिन हमारा रंजी उससे बोलता है, मैम आप सीट बेल्ट क्यों नहीं बांध लेती? पर तभी वो लड़की उसके करीब आते हुए उसके फट्टों पर हाथ फेरते हुए कहती है कि ए लड़के, तू शुरू से ही थोड़ा सा बहन का लोड़ा था या फिर अभी अभी हुआ है? तुझे क्या समझ में नहीं आता कि एक लड़की तुझे कब से सिग्नल दे रही है और तू समझ रहा भी नहीं है? इसके बावजूद भी रंजी टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करता है और वो कोशिश यही करता है कि वो लड़की पे कहीं चढ़ ही ना जाए। यार रेडी रंजी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है और वो लगातार बार बार टॉपिक को चेंज करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो लड़की उससे फौरन से गाड़ी को रोकने के लिए कहती है। रंजी गाड़ी एक तरफ रोकता ही है तो दूसरी तरफ वो लड़की उस पे फौरन से झपट्टा मारती है और उस पे चढ़ने के लिए करती है। वो बताती है, आसपास जरा देखो, कोई भी नहीं है, हम एक सुनसान जगह पे हैं और एक लड़की तैयार है घोड़ी बनने के लिए। क्या तुम तब भी ऐसे मौके को जाने दोगे? पर हमारा रंजी कहता है, मैम मेरे करीब मत आइएगा, मैं अभी भी वर्जन हूँ और वर्जन रहना ही प्रेफर करता हूँ। उसकी ये बात सुनने के बाद वो घोड़ी उसके और भी करीब आ जाती है और वो बोलती है, तुम्हारी यही बात तो मुझे पसंद है, तुम जितना इनकार करते हो और जितना मना करते हो, मेरा उतना ही तुम्हारा अंदर लेने का मन करता है। लेकिन हमारा रंजी इसका काफी तगड़ा रिप्लाई देता है, बोलो, करोगे ना मेरी मदद? तो ऐसे ही कुछ बोलते हुए वो उसे फौरन से धक्का दे के दूर करता है अपने से। फिर तभी रंजी को होश आती है कि यार वो तो मेरी कस्टमर है, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। वो उससे माफी मांगता है और उससे कहता है चुपचाप गाड़ी में बस बैठ जाओ। पर तभी वो लड़की उसका चूसने के लिए इतना बड़ा मुंह खोल देती है कि यहाँ तक रंजी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो भी अब कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इसके नीचे वाले में दूं या फिर ऊपर वाले में दूं। अब दोस्तों मैं क्या ही बोलूं इस सब सिचुएशन पर। नहीं यार, वैसे अगर तुम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के तरीके की तरफ गौर करो ना, सही चितियापे वाले तरीके हैं इनके। तो कभी एक लड़की आकर हमारे एमसी के ऊपर चढ़ती है तो कभी कोई दूसरी आकर उसके लोड़े को चूसती है। नहीं यार, अगर तुम लोग सही में गौर करो, ये लोग यहाँ पे काम करने आए, हमारे एमसी को पकड़वाने आए हैं, लेकिन पकड़वाने के बहाने पे उसका पकड़ के बैठ गया। नहीं दोस्तों, इन बहन की लोड़ियों ने इस काम को कुछ ज्यादा ही लिटरली ले लिया कि कहते हैं ना कि काम में अगर दिल लगा रहे तो सक्सेस खुद ही पीछे आती है। इनके लिए सक्सेस का मतलब ही हमारे एमसी के नीचे दो लटके हुए घोटे हैं जो कि 8 करोड़ से ऊपर के बिकते हैं। अगर दोस्तों किसी मिलिट्री ने या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी को पकड़वाना होता है, वो बैठ के पहले तो अच्छे खासे तरीके से प्लानिंग बनाते हैं और फिर उससे एग्जीक्यूट करने में भी अच्छा खासा टाइम लेते हैं। मगर इन जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे एमसी को पकड़वाने के लिए रंडिया ला के रखी हुई है। बहुत चंगा नाम है। इसी बहाने काम तो चलता रहेगा, लेकिन जब डायरेक्टर की बीवी उसे देने से इनकार करेगी तो इन्हीं जैसी पे तो चढ़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऊपर से हंसी तो मुझे हमारे मेन कैरेक्टर पे आती है। इसने तो अपने आप से कुछ ज्यादा ही बच्चा बना रखा है और दिखने से तो कुछ यूं मालूम होता है कि हमारे एमसी को लोग बचपन में लॉलीपॉप का बहाना दे के 10 रुपए का चूपा लगवा देते थे। वैसे तो ये सीरीज बहुत ज्यादा मजेदार है, लेकिन इनके कैरेक्टर्स ने तो अलग ही किस्म के नशे कर रखे हैं। और जब इस रंडी की बच्ची बहन की लोड़ी को मालूम पड़ा कि हमारे एमसी का उसके लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो इस पागल की बच्ची ने अपने नीचे वाले को छोड़ के अपने ऊपर वाले सुराख को ही बड़ा कर दिया कि अगर नीचे नहीं तो ऊपर से ही काम चला लो। हाँ दोस्तों, लिटरली मैं माफी चाहता हूँ, ये रमजान में मैंने क्या क्या बोल दिया, लेकिन लिटरली ये रमजान की वजह से मैं थोड़ा सा ख्याल कह रहा हूँ, वरना तो सीधा मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। चल अब हट बैंचो। तो चलो यार, अब अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। वैसे मेरा दिमाग खराब हो गया था, तो हाँ यार, अब इसी तरह यहाँ पे अनजान लड़की हमारे रंजी को जिंदा निगलने की कोशिश करती है, जबकि रंजी तो अपनी जिंदगी को बचाने में लगा होता है। ऊपर से उस लड़की के मुंह से इतनी गंदी बात आ रही होती है कि हमारा रंजी बोलता है, सच सच बोल, आखिर कौन से घोड़े का मुंह में लेके आई है। पर तब तक हम ऊपर से एक और बहन की टकी को देखते हैं जो कि फौरन से इसी गाड़ी पर हमला कर डालती है, जिसके बाद हमें अगले ही पल में दिखाया जाता है चाहे भले ही उसने गाड़ी को तो चकनाचूर कर दिया होता है, लेकिन हमारा रंजी और वो अनजान किस्म की औरत
पूरे तरीके से महफूज होते हैं। तभी हमें यहाँ पे बताया जाता है कि जिस लड़की ने उन पर हमला किया उनकी गाड़ी पे वो असल में डिफेंस डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है। तो इनका काम है डीमंस को पकड़ना और इसके लिए वो अपने साथियों के समेत यहाँ पे आई होती है। इस डिफेंस डिपार्टमेंट की कैप्टन यहाँ पे इस अनजान डीमन को चैन के नाम से पुकार रही होती है। कैप्टन यहाँ पे बोलती भी है कि चैन, आज रात हम तुम्हें यहाँ से नहीं भागने देंगे। तो चैन भी आगे से बोलने लगती है, भागना? आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है बड़वी कि मैं तुमसे डर के भागूंगी? तूने क्या कभी आईने में अपनी शक्ल भी देखी है? सही लटका हुआ भोसड़ा लगता है। हमारा रंजी कैप्टन से बोलने लगता है, आखिर चल क्या रहा है? तुम सालियां मुझे क्यों घसीट रही हो? देखो यार, मैं तो सब $200 कमाने आया था, मेरी बहन मेरा वेट कर रही है, मुझे घर जाना है। तो कैप्टन उससे बोलती है, अबे गधे, चिल्लाना बंद कर और अपने छुपने के लिए कोई जगह ढूंढ फिलहाल। तो कैप्टन का चमचा पीछे से कहता है कि मैम, मैं तो कहता हूँ कि दोनों को पकड़ के अपने डिपार्टमेंट में ले जाते हैं। तो तभी चैन काफी गुस्से से उभरते हुए कहती है, और बहन के टको, अपनी बातों से फारग हो जाओ वरना तुम लोग अपनी मौत को छू के वापस नहीं आ पाओगे। ये बोलते ही चैन अपनी डेमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक कातलाना तरीके से उन पे टूट पड़ती है। पर डीमन डिफेंस डिपार्टमेंट के लोगों ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी होती है, वो इसके इतने तेज से आने वाले वार को भी आसानी से डॉज कर लेते हैं। जो देख के रंजी अपनी सांसें बढ़ते हुए कहता है, अरे वाह, बार बार बचा। अगर मैं एक लम्हे के लिए भी थोड़ा सा भी 1 इंच भी आगे पीछे होता तो ये बहन की डीमन मेरी गांड फाड़ते हुए गुजर जाती। और तभी यहाँ पे रंजी दोबारा से अपने पीछे एक और अनजान डीमन को पाता है जिसका नाम होता है बूबू। हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ डीमन के लिहाज से काफी क्यूट नेम रखा है बूबू, और मैं अपनी तरफ से भी इसको भी एक नाम देना चाहूंगा, इसकी माँ का बूबू। बूबू आते सारी अपनी बकवास करना शुरू हो जाता है कि कितना अच्छा होगा कि मैं रंजी समेत तुम सारे के सारे डिफेंस डिपार्टमेंट वालों को भी कैप्चर करके अपने साथ ही ले जाऊं। मेरा डायरेक्टर तो मेरे घोटों में समा जाएगा, या फिर इससे भी बेहतर होगा कि मैं तुम सब के सबको जिंदा चबा लूं। बूबू यहाँ पे कैप्टन को जानजस के नाम से पुकार होता है। हाँ दोस्तों, लड़की होने के नाते काफी मर्दाना नाम है। खैर यार, बूबू जानजस से बोलता है कि मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पे नहीं आया, बस इस लड़की को मेरे हवाले कर दो और तुम लोग आपस में लड़ते रहो। नाउ मैं क्लियर कर दूं, ये चैन नामी डिमोनिक और ये बूबू आपस में साथी है, जिनको यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि हमारे मेन कैरेक्टर रंजी को सही सलामत जिंदा कैप्चर करना है। पर ये शायद से इतना भी आसान नहीं होगा और थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है, जिस वजह से बूबू यहाँ पे हमारे MC से बोलता है कि देख मेरे दोस्त, तू भी एक डीमन है और मैं भी एक डीमन हूँ, तो क्यों ना फिर तू हमारे डीमन क्ला ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लो और बदले में तुम जो भी चाहते हो डीमन क्ला तुम्हें वो देगा। पर जानजस यहाँ पे हमारे रंजी को वार्न करते हुए कहती है कि इसकी बातों पर अपने कान मत ठहराओ, क्योंकि एक बार भी तुम अगर डीमन क्ला में घुस गए तो तुम्हारा वापस आना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो रंजी उसे कहता है, जरूर मैं तुम्हें ज्वाइन करना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले मैं कुछ पूछना चाहूंगा। तो आगे से बूबू कहता है, काफी ज्यादा समझदार हो कि तुमने ज्वाइन करने का फैसला ले ही लिया, क्योंकि इस दुनिया में डीमन आखिर कहाँ ही जाए, तो इनके लिए हमने बनाया है डीमन क्ला ऑर्गेनाइजेशन। अगर तुम ज्वाइन करोगे तो हम महफूज रखेंगे, जबकि डीमंस डिफेंस डिपार्टमेंट में तुम्हारे पास खुल के आजादी भी नहीं होगी, तुम खुलकर अपनी ताकतों का इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे और ऊपर से तुम्हें फजूल किस्म के ऑर्डर्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो बदले में मैं तुम्हारे सवालों का जवाब भी देता फिरूं, पूछो आखिर तुम क्या पूछना चाहते हो। पर तभी यहाँ पे कैप्टन जानजस भी बोलने लगती है, ए लड़के, इसकी बातों पर गौर मत करो, हम भी तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे और तुम पे फजूल में अटैक बिल्कुल नहीं हो। डीमन डिफेंस डिपार्टमेंट तुम्हारे साथ खड़ा है और तुम्हारे साथ आखिर तक खड़ा भी रहेगा। तो तुम्हें बूबू की चूचू से बड़ी हुई बातों पे ध्यान देने की कोई जरूरत ही नहीं, तुम बस हमें ज्वाइन करो और इन जैसे को तो हम खुद ही लिपट लेंगे। और आगे से बूबू भी कहता है कि जानजस को इग्नोर करो, तुम मुझसे अपना सवाल पूछो जो तुम मुझसे पूछना चाह रहे थे। रंजी उससे सवाल पूछता है, हाँ मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर मैं हर जॉब की तरह तुम्हारे यहाँ भी ओवर टाइम करूँ तो क्या तुम लोग मुझे ज्यादा पैसा दोगे? क्या मुझे प्रमोशन भी मिलेगी? क्या मुझे इंश्योरेंस मिलेगी? पर ये सुनते सारे वो सारे के सारे उसे बहन का ठका बुलाते हुए कहते हैं कि क्या तेरे दिमाग में इस वक्त यही चल रहा है? हम इतनी जरूरी बात कर रहे हैं। चैन भी अपनी आंख से उभरते हुए कहने लगती है, ओए पागल लड़के, क्या तुझे वाकई में लगता है कि हम किसी किस्म का छोटा मोटा बिजनेस चला रहे हैं? तुझे वाकई में लगता है कि हमारी लेजिमेट कंपनी है जिसका सब कुछ एक पेपर के थ्रू रजिस्टर हुआ है? तो आगे से रंजी बोलता है, अगर रजिस्टर नहीं है तो मैं भला क्यों ही ज्वाइन करूँ? तुम लोग मुझसे फ्रॉड भी तो
कर सकते हो। और अब ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद वो बिल्कुल पागल हो जाती है और वो कहती है कि इस लड़की को जबरदस्ती अपने साथ घसीट के ले जाना पड़ेगा। तो आगे से बुबू भी फुली तरीके से अपने डिमोनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कहता भी है यही तो दिक्कत थी, मुझे लगा ये साला लड़का अगर हमारे साथ जाने के लिए मान जाता है तो डिफेंस डिपार्टमेंट फोर्सेस को खुद ही शायद से पीछे हटना पड़ जाता, पर अब हमें जबरदस्ती अपने शिकार को छीनना पड़ेगा, इट डजंट मैटर। ये बोलते ही बुबू अपनी कातलाना स्पीड का इस्तेमाल करते हुए एक लम्हे में ही अपने और जानजस के बीच में फासले को तय करते हुए उस पर टूट पड़ता है, जहाँ पे उसके आते हुए वार्ड को हमारी जानजस भी काफी आसानी से ब्लॉक कर लेती है। जानजस अपने चमचों को ऑर्डर देती है कि मैं इससे संभालूंगी, तुम तीनों की तीनों चैन पे टूट पड़ो। उसके ऑर्डर को सुनते सारे उसके फौरन सारे के सारे चमचे उसके काम को, उसके ऑर्डर को काम में लाने लगते हैं, जहाँ पर वो उस पे तरह तरह की दिशाओं से टूटते हुए कहने भी लगती है चैन तुम अकेली हो, हार मान लो, हम तुम्हें आउटनंबर कर रहे हैं। तो चैन भी आगे से बोलती है तुम्हें लगता है कि तुम तीनों मुझ पे एक साथ टूट पड़ोगे, तुम्हें हार मान लूंगी और शायद से तुम्हारी गलत फैमिली है कि तुम तीनों मुझसे नंबर में ज्यादा हो। ये बोलते हुए हम उसके हाथ में एक भोसड़े को देख पाते हैं और जैसे ही वो अपने भोसड़ों को जमीन में फेंकती है उसके अंदर से निकल के आते एक जानलेवा किस्म के कुत्ते। ना दोस्तों मैं पहले ही बता दूं इसके कुत्ते का स्टाइल इवन किंग का डिमोनिक फॉर्म भी रेजिडेंट ईवल से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। कहानी एक लम्हे के लिए दोबारा से जानजस और बुबू पे जाती है, जहाँ पे हम दोनों के बीच में जानलेवा किस्म की क्लैशेस को देख पाते हैं। वो इतनी तेजी से अपने तलवारों को लहरा रहे होते हैं कि बस हर एक कोने कोने में तबाही पे तबाही फैलती चली जा रही होती है मेरे भाई लोगों। ऊपर से इनकी तलवारों की स्पीड और उनके वार करने के तरीके इतने ज्यादा लिजिट और इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि शायद से एक आम पर्दे की आंख देख भी ना पाए। इस क्लैशेस के बीच में हम बुबू की माँ की चूचू को देख पाते हैं, जहाँ पे बुबू एक लम्हे के लिए हमारी जानजस पे बाड़ी पड़ रहा होता है और इसी बात पर फख्र करते हुए बुबू यहाँ पे जानजस से बोलता भी है कि क्या तुम्हारे अंदर इतना ही दम है। जानजस आगे से कहती है अबे पागल कहीं के, मैंने अभी भी अपने कदमों को जमा के रखा हुआ तुम्हारे खिलाफ, और वैसे भी यकीन करो मैं तो सिर्फ अभी अभी सीरियस होना शुरू ही हुई हूँ। वैसे भी तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी अपना मुंह चला रहे हो, अभी तो सिर्फ हमारी लड़ाई को 5-10 सेकंड ही तो गुजरे हैं। ये कहती हुई जानजस अपने तगड़े से वार को ब्लड एक्सप्लोजन का नाम देते हुए उस पे टूट पड़ती है। उस वार में काफी बड़ी ताकत होती है और शायद से अगर कोई और इसकी जगह होता तो वो अब तक मारा भी गया होता, मगर तब भी हम देख पाते हैं बुबू ने आसानी से उसके वार को रोक लिया होता है और बस वो उसके वार से थोड़ा सा पीछे ही धकेला गया होता है। बुबू खुद को संभालते हुए कहता है जानजस से कि क्या बस इतना ही दम था तुम्हारे वार में? नहीं, ये बात तो तुम भी अच्छे से जानती होगी कि वो वार वाकई में काफी ज्यादा काबिले तारीफ है, लेकिन इतना तो तुम्हें भी पता होगा कि मुझे मारने के लिए नाकाफी है। आखिरी सीन में हम देख पाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उनको इतना ज्यादा एक दूसरे की गोश्त पे टूटता देख के बिल्कुल एक कुत्तों की तरह वहां से बीच में से छुपके से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही वो बांसुरी वाली आंटी उस तक जा पहुंचती है और वो जैसे ही हमारे रेंजी पे टूट पड़ती है कि इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहाँ पर खत्म होता है।